नमस्ते मित्रों। अभी आपने सुना होगा कि अहमदाबाद में एक बहुत दुखद घटना बनी हुई। एक स्कूल के स्टूडेंट ने दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को अपने स्कूल के ही स्टूडेंट पे चाकू से वार किया और शायद उसकी डेथ भी हो गई। और दूसरी ये बात सुनी है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेम के रूल्स निकाले हैं जिसकी पॉलिसी बिल मंजूर हुआ है। तो ये सब चीज़ के कितना बेनिफिट रहेगा वो हम सब ने बहुत सारे यूट्यूब और वीडियो पे हमने देखा हुआ है कि ये चीज़ अच्छी रहेगी, इससे ये चीज़ें कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। दूसरा कि ये बच्चों ने जो भी ऐसे एक अटेम्प्ट किया है तो वो अटेम्प्ट मर्डर का होगा वैसा तो नहीं होगा ये एज में। पर ये क्यों हुआ और कौन से इम्पल्स में हुआ उसका रीज़न किसी ने बताया है, अभी तक सोचा है कि सोचा नहीं वो मुझे नहीं पता। मगर हमें उसके रूट कोज में जाना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जो 16 साल से कम उम्र का है, जिसके इंटेंशन में कोई बहुत बड़े दिक्कत नहीं होती या तो कोई इंटेंशन गलत नहीं होता इतना ज़्यादातर, तो ऐसे बच्चे अभी एकदम इम्पल्सिव बन जाते हैं, आवेशिक बन जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं या तो मम्मी पापा से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? हमने बहुत सुना है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के एडिक्ट हो गए, गेम के एडिक्ट हो गए, व्यसन के एडिक्ट हो गए, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो गए, या तो किसी के साथ लव अफेयर में आके अपने सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई किया तो हाथ पे कट मार किया। तो आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मीडिया की इफ़ेक्ट है? हम लीगली सोचते हैं कि बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया तो हम लीगली स्टेप ले रहे हैं, हम स्कूल पे ब्लेम कर रहे हैं, हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग पेरेंट पे ब्लेम कर रहे हैं। मगर सही कारण क्या हो सकता है इस चीज़ के पीछे? सिर्फ साइकोलॉजिकली या लीगली या सोशली सिर्फ एक कारण है, या तो ये पूरा फैक्टर होते हैं, सब कंबाइन फैक्टर होते हैं। और सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का होता है इस बात में, ऐसे बिहेवियर में, वो बहुत जानना ज़रूरी है। ये दुखद घटना एक न्यूज़पेपर में आई, इसके अलावा भी बहुत ऐसी घटनाएं बनती होगी समाज में जिसका रूट कोज 1 से 14 साल 1 से 16 साल की उम्र में ही तय हो जाता है। कभी कभी एनवायरनमेंट फैक्टर, बाहर की घटना भी जवाबदार है, मगर ज़्यादातर चीज़ें जो बचपन से बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिला है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी बनी है, या तो उसके माँ बाप की जो पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी या तो पर्सनालिटी ट्रेट या डिसऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे का एनवायरनमेंट खड़ा होता है बचपन से लेकर अभी तक, तो उस पर बहुत इफेक्ट रहती है। ज़्यादातर लोग आते हैं कि हमारा बच्चा एडिक्ट हो गया है, हमारा बच्चा गेम खेल रहा है, हमारा बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, या तो हमारे बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी बड़े जो एडल्ट होते हैं, शादीशुदा लोग हो चुके हैं, वो भी आते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारा झगड़ा किस चीज़ का होता है, और झगड़ा हो जाता है, कभी भी मूड चेंज हो जाता है, कभी भी समझ में नहीं आता कि दिक्कत कहाँ पे है। तो मित्रों, ये सब चीज़ों का रूट कोज जनरली चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। अगर आप सोचो कि एक खेत है, खेत में एक अच्छा सा बी आपने लाए हैं और उसको वहाँ पे उगाने के लिए आपने वहाँ पे रोपा है, अभी आपने वो किया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ अच्छा बीज होने से कोई फसल अच्छी नहीं होती, उसके साथ उसको सींचना पड़ता है, उसमें खाद डालनी होती है, उसको टाइम टू टाइम ध्यान रखना होता है। तो वैसे ही किसी भी इंसान का आज का प्रेजेंट का बिहेवियर जो एडल्टहुड में होता है या तो बड़े होने के बाद होता है 14 साल के बाद, तो उसका रूट कोज उसके चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग और चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ ज़्यादा जुड़ा होता है। वो चाहे दूसरे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, तो उसका अपब्रिंगिंग के साथ जुड़ा हुआ जो इश्यू होते हैं, जो ट्रॉमा होते हैं, वो बड़े होकर बाहर आते हैं और हम मानते हैं किसी और के कारण ये हुआ, ये दूसरे बंदे ने ऐसा कह दिया इसलिए हुआ, या तो इसके कारण ये हुआ, या तो हमारे साथ रहने वाले लोगों में दिक्कत है, या तो हमारे पार्टनर में दिक्कत है इसलिए ये हुआ। मगर ज़्यादातर ये चीज़ें दिक्कत होती है चाइल्डहुड के अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा एब्यूज़ में, मतलब माँ बाप जो होते हैं वो इमोशनली एब्यूज़, फिज़िकल एब्यूज़ या मेंटल एब्यूज़, इंटेंसली या तो नॉन इंटेंसली, अवेयरनेस के साथ या नॉन अवेयरनेस के साथ बच्चों के साथ करते हैं। फिज़िकली एब्यूज़ मतलब अगर कोई बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है, कोई छोटी गलती हो गई और पापा ने या मम्मी ने उसको
मार दिया, झापट मार दिया तो पनिशमेंट किया फिज़िकली, और बच्चा को समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं करना, क्या हुआ, और बच्चा कंफ्यूज ही रहेगा, तो वो चीज़ वो करेगा नहीं और उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो फिर बाद में कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज होगा तो मन में अपनी इमोशन को सप्रेस करता जाएगा, फिर उसके बाद उसको फियर रहेगा, तो फियर रहता है, उसके बाद इस चीज़ के लिए उसको एंगर भी होता है। तो ज़्यादातर माँ बाप का बिहेवियर कभी कभी इंटेंसली या नॉन इंटेंसली, जैसे कि कभी कभी अल्कोहल एडिक्टेड मदर फादर होते हैं या तो फादर होते हैं कोई एडिक्शन के, तो वो बाहर का गुस्सा या तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में वो बच्चों के गुस्सा करते हैं, या तो फैमिली पे गुस्सा करते हैं, या तो फिजिकली हार्म करते हैं। तो कभी कभी वो सीधा भी नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, जैसे कि मदर पे गुस्सा किया तो बच्चों पे इफेक्ट होती है, मदर को मारा तो उसका भी एब्यूज़ बच्चों को फील होता है। जब मदर का वैसा होता है कि अगर मदर को एंजाइटी की तकलीफ है, पर्सनालिटी ट्रेट या पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब स्वभाव की खामी की तकलीफ है, अगर मदर भी किसी और के एब्सेंस में, बड़े लोगों की एब्सेंस में बच्चों को छोटी छोटी बातों में ताना मार देते हैं, पनिश करते हैं, तो ये भी एक तरह का फिजिकल अब्यूज़ होता है। तो ये एक होता है फिजिकल अब्यूज़, दूसरा होता है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ में बच्चा अपनी उम्र के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग वो खेल रहा है या तो काम कर रहा है, मगर किसी मदर को अपने तरीके से ही करवाना होता है। जो मदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से या तो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र हो रही होती है, या तो उनका खुद का चाइल्डहुड या ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है, बहुत एंजियस रहता है, उनका एंटिसिपेटरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहता है, और उनका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादातर हाइपर रहता है, जो एंजाइटी का हो या एंगर का हो। तो ये चीज़ के कारण भी कभी कभी बच्चों में इमोशनल अब्यूज़ और बोल सकते हैं कि मेंटल अब्यूज़ होता है, साइकोलॉजिकली अब्यूज़ होता है। और ऐसे बच्चों को वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जगह पे वो बच्चों को इस चीज़ से इस ये इमोशन प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जगह पे रिलीव करते हैं, वैलिडेट करते हैं, जो गलत तरीका है। तो ये भी एक दिक्कत वाला काम है। तो ऐसे बच्चों ज़्यादातर क्या होता है कि अपने इमोशन के लिए अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं, तो वो किसी ना किसी को ढूंढते हैं या किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, वो बड़े होकर बाद में पता चलता है। कभी कभी इंसान में मेंटली अब्यूज़ नहीं करते, वर्बल अब्यूज़ नहीं करते, फिजिकल अब्यूज़ नहीं करते, वो मगर वो इमोशनली नेग्लेक्ट करते हैं बच्चों को। जैसे कि तूने ये किया तो आज तेरे साथ बात नहीं करेंगे, या तो तेरे साथ बात नहीं करूँगी, आज ये किया तो हम तुझे साथ में नहीं रखेंगे, आज ये किया तो हम खाना नहीं देंगे, अब तुझे ये चीज़ नहीं देंगे या ये गिफ्ट नहीं देंगे, या तो फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देते। वो उनसे बात नहीं करते, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं करते, जिसके कारण बच्चे को समझ में नहीं आता। और जो बड़े होते हैं वो भी ट्रोमेटिक वाले होते हैं, जिनका भी बचपन में नेगलेक्ट या इमोशन अब्यूज़ हुआ होता है, जिसके कारण ये पैटर्न सीखे होते हैं, जिसको साइलेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, नेगलेक्ट करना वैसे बोलते हैं। तो वो अपने पार्टनर के साथ या तो अपने बच्चों के साथ करते ज़्यादातर, और ये नेगलेक्ट के कारण बच्चे चीज़ों समझ ही नहीं पाते, क्या गलत किया वो नहीं समझ में आते। फिर इतना समझ में पाते हैं कि ये नहीं करना है, या तो मम्मी या पापा को पूछ के करना है, नहीं तो उनको बुरा लगेगा, तो वो वापस ऐसे ही ट्रीटमेंट देंगे मुझे, साइलेंट ट्रीटमेंट, या तो नेगलेक्ट करेंगे। तो इसके कारण बच्चा उसका लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीज़न नहीं समझ में आता, तो वो चीज़ तो वो दोहराएगा नहीं, मगर उसके अलावा दूसरे काम में वो चीज़ दोहराएगा, तो वहाँ पे भी दिक्कत वही होगी। तो ये चीज़ होती है। तो बच्चे इस चीज़ के कारण एक अकेलापन महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो ऐसी दूसरी बात है कि सेम मतलब शर्म संकोच डालना कि ये तूने क्या किया, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता, तू ये भी नहीं कर सकती, तू ये ऐसा कैसा कर रही है, इतनी बड़ी हो गई तो इतना समझ में नहीं आता, सब देख रहे तो तुझे ये नहीं करना, समझ में ही नहीं आता, ये किस तरह बैठी है, सही तरह से बैठना नहीं आता। तो मित्रों, लॉजिकल सोशल थिंकिंग डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ये नहीं होता कि आप उसको रिजिडली ओबेडियंट बनाओ और अपने आप का सोशल जो तरीका होता है उसको कहने के लिए आप फोर्स करो, या तो उसको लाद दो, उस पर प्रोजेक्ट कर दो। अगर कोई भी चीज़ आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, उनको सिखाना है, तो वो आपको पहले खुद करनी होती है। आपको उनको सुनना होता है, आपको उनको बताना होता है कि ये क्यों करना है, उसके पीछे के लॉजिकल रीज़न पता होना चाहिए। कभी कभी आपने ही गलत तरीका सीखा होता है अपने बचपन से, अपने पेरेंट्स से, और आप खुद पेरेंट बन गए हो,
और आपको भी नहीं पता लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है वो आपको पता नहीं। आप सिर्फ अपने मदर फादर का जो नेगेटिव आपने जो सिखाया हुआ है, या तो नेगेटिव साइकिल आप जो सीखे वही साइकिल आप दोहराते हो यहाँ पे, वही हैबिट आप दोहराते हो, वही पैटर्न आप जो लर्न की होती है वही बच्चों के साथ आप दोहराते हो। जब आपने खुद सेम किया होता है, सेम फील किया होता है, आप खुद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफ़र होते हो, या तो आपकी अपनी एक खुद इमेज, सेल्फ इमेज नहीं बनी होती मजबूत, तो वो आप अपने पार्टनर या अपने बच्चों में डाल रहे होते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चे बाहर की दुनिया में जाके कॉन्फिडेंस नहीं, या तो कोई परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसका कारण उसकी स्किल नहीं है बच्चों की। बच्चों में स्किल होने के बावजूद भी अगर आपका सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, मदर फादर के रिलेशन हेल्दी नहीं होंगे, तो बच्चा वो रिलेशन को अनहेल्दी समझ कर फील करता है, तो उसी में उसको शर्म रहती है जब वो बाहर की दुनिया में जाता है। वो बाहर की दुनिया में जब लोगों से मिलता है तो अपनी स्किल कोई जगह पे, स्कूल पे अपनी जो स्किल होती है उस पर प्राउड फील करने की जगह पे उसका एंजाइटी, उनका फियर बहुत बढ़ता है। अगर मान लो कि मेरे मदर फादर बचपन में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे और बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, फिर अंदर आज कई झगड़ा करते हैं और बाहर की दुनिया में लोगों को समझ में ना आए, उनको ऐसा करके वो बहुत अच्छी तरह बिहेव करते हैं और घर में आके झगड़ते, और मैं उनका आई विटनेस हूँ, तो मुझे तो पता होता है कि क्या चीज़ चल रही है। तो उनके झगड़े के कारण एक मुझे डर रहता है, एक मुझे शर्म फील होती है जब बाहर की दुनिया में मैं जाके अगर देखूँगा कि दूसरे माँ बाप की ऐसे रहते हैं उनके घर में, बच्चों को इस तरह संभालते हैं मेरे फ्रेंड लोगों को, तो वो मुझे फील होगा, वो मुझे दिखाई देगा, तो मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँगा जब मैं बड़ा होऊंगा तब। मगर माँ बाप ऐसा मानते हैं कि चार दीवारों में किया हुआ झगड़ा बच्चों के सामने और बाहर के लोगों को नहीं पता चलेगा, तो उससे हमारी इमेज सही रहेगी। और सबसे गलत सोच और गलत तरीका यही है कि बाहर के लोगों के सामने इमेज बनाने के चक्कर में आप अपने बच्चों की इमेज की जगह पे उनकी सेल्फ इमेज जो बननी चाहिए, ऑटोनॉमी बननी चाहिए, वही तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ होती है। फिर बाद में रहता है एक चीज़ होती है कि ट्रॉमा, कि बचपन में अगर बच्चे को ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि किसी का दो पेरेंट में से एक पेरेंट की डेथ हो गई, या किसी भी एक पेरेंट का इलनेस हुई है, या तो कोई एक पेरेंट ऐसा है कि जो इमोशनली फिजिकली अवेलेबल नहीं रहता जब ज़रूरत होती है तब, या तो बच्चे उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या तो इमोशनली वो लोग नम होते हैं जिससे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ वो एक चार दीवार में एक घर में रहते हैं वैसा रहते हैं। उनके खाना देते हैं, खाना बनाते हैं, या तो पैसे कमा के दे देते हैं। उनकी हाजिरी या तो एब्सेंस से साथ में रहने वाले लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन ही नहीं होता, उनका इमोशनल हेल्दी रिलेशन, कम्युनिकेशन ही नहीं होता। या तो वो सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि बाहर घूमने जाना, बाहर खाने जाना, या तो फिर साथ में काम करना कुछ चीज़ों का, उतना ही रहता है। उनका कोई इमोशनल बॉन्डेड डेवलप नहीं होता। तो उसके लिए भी वो कभी कभी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मगर अपने आप के नहीं सोचते कि हमारे अंदर की ये तरीका होने के कारण हमारा पेरेंटिंग या तो हमारे जो एक्सपीरियंस हुए उसके कारण होता है। तो जिसका भी आई विटनेस बच्चा होता है तो उसको भी वो इमोशनल ट्रॉमा रहता है इस चीज़ का, क्योंकि कभी कभी बच्चा इस चीज़ के कारण इमोशनली नेगलेक्ट होता है, या तो उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसके कारण इमोशन, और कभी कभी इमोशनल एबंडेंट भी होता है। तो इसके कारण बच्चों को ट्रॉमा होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। ये सब चीज़ों के कारण बच्चा सोशली एक लोनलीनेस फील करता है, सोशली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है, कभी कभी एंगर उनमें रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, कभी उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि फ्रस्ट्रेशन आता है और वो हिम्मत हार जाते हैं। और इसी चीज़ के कारण स्टार्ट होता है प्रोजेक्शन। यही साइकिल जो होती है अपने माँ बाप की, जो अपने पेरेंट्स की होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की, जो अपने माँ बाप में आई होती है और माँ बाप में से फिर हम में आई होती है, मतलब जो बच्चों में आई होती है, तो वो पास ऑन होती है बाहर की दुनिया में, प्रोजेक्ट होती है। और हम मानते हैं कि ये चीज़ बच्चा कर रहा है छोटी उम्र में, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे की रीज़न क्या है। हम सोशली रीज़न ढूंढेंगे, लीगली रीज़न उनके ढूंढेंगे, मगर जो रूट कोज है, जो साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली, वो तो हम उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। अगर ऐसा बच्चा बाहर की दुनिया में जाके बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है लोनलीनेस के कारण, अकेलेपन के कारण, लैक ऑफ सिक्योरिटी के कारण, मतलब इनसिक्योरिटी के कारण,
एक सेल्फ इमेज ना बनने के कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण। तो अगर वो ज़्यादा फूड खा रहा है तो हम बोलेंगे ये तो फूडी है या तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसको अपने फूड पे कंट्रोल नहीं है, समझ में नहीं आता हम इतना कहते तभी भी। तो सब लोगों के बीच में उसको बाद में हम ह्यूमिलेट करते हैं, मगर हम अपनी जो गलती है या तो हम हमारा अनइंटेंशनल जो बिहेवियर है, पैटर्न है, उसको हम समझ में नहीं पाते, उसको हम चेंज नहीं करते, वो साइकिल दोहराते हैं। फिर अगर सामने वाला बच्चों में प्रोजेक्ट करते हैं हम, और प्रोजेक्ट करने के बाद अगर बच्चा वही चीज़ एडप्ट कर ले, नेगेटिव चीज़, फिर वो उस पर एक्ट करना चालू करे या तो रिएक्ट करे, तो हम उसको पॉइंट आउट करके सबके सामने उसको ह्यूमिलेट करते हैं, जिससे हमारी गलती ना दिखे एज ए पेरेंट्स। कुछ बच्चे इसी चीज़ में सेक्सुअल एडिक्ट हो जाते हैं, तो पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे उनका सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता, उसके पीछे उनका इमोशनल नीड होती है। ये इमोशनल नीड किसी इंसान से अगर फुलफिल हो रही हो, वैसा मान के वो सेक्सुअल एडिक्शन या तो सेक्सुअल एक्ट के पीछे जाते हैं। अगर ये एक्ट के पीछे उनको लगता है कि इससे उनकी सेक्सुअल जो एक्ट होता है उससे उसकी इमोशनल नीड कब पूरी होगी, तो वो भी नहीं होती, क्योंकि होती है तो इमोशनल नीड, मगर वो रास्ता अपनाते सेक्सुअल का, तो बच्चे वहीं पे भी दिक्कत होती है। तो जो खासकर टीनेज होते हैं तो उनके एक पार्टनर गर्लफ्रेंड बने, फिर दूसरे पार्टनर बने, ऐसे ऐसे पार्टनर बदल जाते हैं। फिर वो कभी कभी अगर पार्टनर के साथ जुड़ते हैं और अगर वो पार्टनर भी उसी तरह का स्वभाव धराते हैं, तो स्वभाव होते हैं, तो वो कभी कभी भी वहीं पे भी सेट नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो फिर वो छोड़ देते। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो इनसिक्योरिटी के कारण, इमोशनल नीड के कारण वो बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, सेल्फ हार्मिंग करते हैं, कट करते हैं। तो वो इसी चीज़ में माँ या बाप जो होते हैं उनके ऐसे बच्चों के, तो कोई एक फेवर करता है या तो उनको नेगलेक्ट करता है, उनको समझता नहीं। कोई माँ बाप वैसी पैटर्न जो उनकी खुद की भी होती है, तो वो माँ बाप में से कोई भी एक पेरेंट वैसे बच्चों को इनडायरेक्टली हेल्प करके उसको वो चीज़ का बढ़ावा देते हैं, उसको पोषण देते हैं, उसको सही तरह से समझाते नहीं इमोशन मैनेजमेंट का, उसको उस चीज़ का बढ़ावा करते हैं और अपनी ज़रूरत भी इमोशनली नीड पूरी करते हैं। क्योंकि ऐसे माँ बाप की खुद की भी इमोशनल नीड होती है जो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो खुद भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते या तो इमोशनली अवेयर नहीं होते। कुछ बच्चे इसके बाद जो बोलते हैं कि तम्बाकू, सिगरेट या तो दारू के एडिक्ट हो जाते हैं, और रेकलेसनेस ड्राइविंग वो सब करते हैं, अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, तो और रेकलेसनेस ड्राइविंग करते हैं। तो वो चीज़ लीगली सबको पता चलती है कि ये इलीगल है, उसके कारण उस पर दिक्कत होती है, लोग पॉइंट आउट इजीली कर देते हैं, मगर उसके रूट कोज में तो यही दिक्कत रहती है। और जो इंसान अंदर से लोनलीनेस फील कर रहा है, जो इंसान अंदर से इमोशनल उसका खुद का वैलिडेशन नहीं हो रहा है, किसी को वो अपनी बात नहीं बता पा रहा, अंदर अंदर ही घुटता रहता है, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा, अपनी चेतना होती है उसको मरने देता है, तो वो इंसान या तो सुसाइड कर लेगा या तो एडिक्ट हो जाएगा या तो को डिपेंडेंट बन जाएगा। तो ऐसे इंसान को लोग सुनते नहीं हैं, माँ बाप सुनते नहीं हैं। जब टीनेज आती है तब उनके सर्कल बनते हैं, तो सर्कल में भी वैसे ही बनते हैं, जो उनको वैसे सपोर्ट करे वैसा लगते हैं, क्योंकि वो एक ही पैटर्न रखते हैं इसलिए। तो एडिक्शन होने के चांसेस भी ये सब चीज़ें हैं। आप जैसा खेत में बोओगे वैसा ही पाओगे, ऐसा नहीं है। खेत में आप क्या बो रहे हो, क्या उसमें उगा रहे हो, मगर साथ में क्या सिंचन कर रहे हो, पानी का क्या खाद है, कैसी ज़मीन है, उस पर डिपेंड रखता है। तो ज़मीन मतलब पेरेंट्स। अब आप क्या डाल रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, वो अपने बोल सकते हैं पानी है। जब किसी पौधे को हम उगाते हैं तब उसमें क्या पानी डालते हैं, क्या धान डालते हैं, वो मैटर करता है। और साथ में ज़मीन का कैसा है वो भी मैटर करता है। ज़मीन मतलब पेरेंट्स होता है, और हम उसमें जो सीखते हैं वो हमारी पर्सनालिटी होती है, हम क्या उसको सिखाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा, वो मैटर करता है। तो वैसे ही आपका जो छोटा बच्चा है वो पौधे की तरह है, उसका अपब्रिंगिंग वैसा ही होगा, और उसमें जो फ्रूट लगेंगे बड़े होंगे वो भी वैसे होंगे जैसे आपकी ज़मीन है और जैसे आपने उसको दिया है। अगर ऐसा मानो कि आम का पेड़ आपने आम का पौधा आपने डाला है, मगर उसके बड़े होने के लिए जो अच्छी ज़मीन नहीं होगी तो वो कैसे बड़ा होगा। अच्छे आम के फ्रूट कैसे लगेंगे उसमें, जब आपकी ज़मीन ही सही नहीं है, फलद्रुप नहीं है। तो अगर माँ बाप की पर्सनालिटी में दिक्कत है, माँ बाप के स्वभाव में ही दिक्कत है, या तो माँ बाप की पैटर्न इन लर्निंग रॉन्ग है अपने माँ बाप से, और मतलब बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स से, या तो सोशली, जिसमें खास करके एंजाइटी, डोमिनेंट बिहेवियर, कंट्रोलिंग बिहेवियर,
OCPD मतलब बहुत चौकसाई रखना, बहुत कंट्रोल करना, चीज़ें को अरेंज करना अपनी तरह से ही होना। सोशली आइसोलेशन मतलब खुद सोशली अलग रहना और अपने पार्टनर को भी अलग रखना और अपने बच्चों को भी सोशली अलग रखना, जो कोई भी हो, अपने इन लोग की तरफ भी, सास ससुर से, फैमिली से, या तो अपने माँ बाप से भी अलग रखना, अपनी फैमिली से भी अलग रखना। तो वैसे मदर या तो वैसे फादर बहुत दिक्कत देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि इसके कारण ये होता है कि बच्चों में भी वही पैटर्न आती है और हमेशा वैसे ही एबनॉर्मल जो माँ बाप होते हैं या तो एबनॉर्मल पैटर्न जो रखते हैं वैसे माँ बाप पे वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो सेट नहीं हो पाते, फिर या तो अपने पार्टनर भी सेट नहीं हो पाते। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, टीनेज में से जब शादी करते तब वो सेट नहीं हो पाते, कहीं पे भी अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाते, या तो खुद की इमेज नहीं बना पाते, अपने खुद के रिलेशन हेल्दी नहीं बना पाते। तो ऐसे लोग गलत तरीके से रिलेशन बनाते हैं जो कहीं पे भी फिक्स नहीं रहते, कहीं पे भी टूट जाते 2 साल, 5 साल, 6 साल में। या तो वो रिलेशन में वो कभी अपनापन या तो एक सेफ्टी या तो एक महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा अंदर से इनसिक्योर होते, क्योंकि उनकी पैटर्न ही गलत सिखाई गई होती है। तो फिर बाद में एंड में वो लोग, वैसे ही लोग जो अपने माँ बाप में से कोई एक जो होता है उनके पास उनको जाना पड़ता है, और वहीं पे वो साइकिल वापस दोबारा शुरुआत होती है। इमोशन पैटर्न में इमोशनल एब्यूज़ होना, इमोशनल नेगलेक्ट होना और इमोशनल कोडिपेंडेंस होना, बराबर। अब कोई बच्चा ऐसा है कि ये चीज़ों में बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोडिपेंडेंट हो गया अपने पार्टनर पे या तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, अगर वो चीज़ नहीं हुई या तो टूट गई, अच्छा पार्टनर नहीं मिला या तो वैसा ही पार्टनर मिला, तो वैसे लोग फिर बिहेवियर में डिपेंडेंट हो जाते हैं या तो सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाते हैं। बिहेवियर में मतलब क्या होता है कि जैसे शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना। आप कभी देखना कि चीज़ें 2 तरह की डिपेंडेंट होती है, एक बिहेवियर से होती है, एक पर्सन की होती है, एक ऑब्जेक्ट की होती है। तो बिहेवियर में जैसे कि शॉपिंग करना, गैम्बलिंग करना और सोशल मीडिया, तो ये चीज़ें होती है कि जो बिहेवियर डिपेंडेंस होता है कि इंसान जब अकेला फील करता है, जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता सही तरह से, अपने इमोशन को समझ ही नहीं पाता, अवेयर नहीं हो पाता, तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो समझ भी नहीं पाएगा। और कभी कभी उसका रिवर्स भी होता है कि अगर समझ नहीं पाया तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, तो वो तब सप्रेस ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि वैसे बंदे अल्कोहल एडिक्ट हो जाते, शॉपिंग हो जाते, गैम्बलिंग हो जाते हैं, या तो फिर वो अकेले रहना स्टार्ट करते हैं, बराबर। तो ये दिक्कत होती है, या तो सोशल मीडिया पे डिपेंड हो जाते हैं, खास करके मोबाइल गेम, बराबर। तो ये चीज़ों पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब दूसरा होता है कि पर्सन पे डिपेंड होना, तो ऐसे इंसान ज़्यादातर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि अपने पार्टनर पे डिपेंड हो गए, को वर्कर मतलब जो अपने प्रोफेशन में काम करते हैं उस पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं। हाँ, प्रोफेशनली बेस पे आप प्रोफेशनली काम करो, उनसे रिलेशन बनाओ, बराबर है, मगर आप इमोशनली उन पर डिपेंड हो जाते हो। या तो आपके घर में काम करने आने वाली लेडीज़ या तो लड़का या तो कोई वर्कर होता है, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने का सोचते हो, उनके साथ आप काम करते हो और आपको फील होता है कि ये है तो अच्छा है, मेरी बात होती है, ये होती है। वो अपने लोगों से कभी इमोशनली अटैच नहीं हो पाते, वो उनको एक फियर रहता है, उनको रिजेक्शन का डर रहता है, वो कभी उनके साथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और रिजेक्शन का चांसेस भी ज़्यादा फील करते हैं, तो उसके कारण ये दिक्कत होती है। फिर तीसरी आती है कि पदार्थ पे, ऑब्जेक्ट पे, मतलब दारू, चरस, गांजा, इस चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ तो डिपेंडेंसी है, और इसके अलावा आता है बिहेवियर में भी। तो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक एंगर आना, गुस्सा आ जाना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना, अकेलेपन होना, वो गुस्सा किसी और पे निकाल देना, टेम्पर टेटर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, जिद करना, स्टबर्न बिहेव करना, किसी और पे गुस्सा निकल जाना जिसके वो इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए वो जवाबदार नहीं है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी बात में किसी को पीट देना, मार देना, तो ये चीज़ें वो सामने वाले बंदों की नहीं होती, वो अपने अंदर ही दबी होती है, और ये अंदर दबने के कारण तो अपने फैमिली या घर का एनवायरनमेंट ही होता है सबसे ज़्यादा। मगर हम क्या मानते हैं कि इसने ये कर दिया, तो वो तो हमारा रिएक्शन था ना, जो हमें भी कंट्रोल में नहीं था, हमारा इंटेंशन तो था नहीं, वो इम्पल्स था, मगर वो इम्पल्स अभी बाहर आता है, मगर वो दबा तो बहुत पहले होता है, वो फीलिंग तो बहुत पहले दबी होती है बचपन से। अब ये इम्पल्स कहीं और निकलता है, कहीं और प्लेस पे निकलता है, किसी और के साथ होता है, उसकी प्रोवोकिंग जो फैक्टर होता है, ट्रिगरिंग फैक्टर, कोई छोटी चीज़ और होती है, और वहाँ पे जो रिएक्शन हमारा आता है, इसके कारण वो पूरा सीन वहीं पे हाईलाइट होता है, वो वहीं की घटना हाईलाइट होती है।
तो फिर हम उसी को फोकस करते हैं, मगर उसका जो रूट कोज होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। रूट कोज में माँ बाप का कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। बराबर अपनी अनुभव से, हम अपने अनुभव से जो सीखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सनालिटी बनी होती है वो पर्सनालिटी बहुत हेल्दी भी हो सकती है, कुछ पैटर्न वो कुछ अनहेल्दी भी हो सकती है। तो उसको अवेयर हो के चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम अपने पार्टनर से सब छुपाते हैं, दुनिया के सामने हम सब कुछ बताते हैं जो एक्चुअली अनहेल्दी है। एक्चुअली जिसके साथ आपको रहना है, जिसके साथ आप ज़िंदगी निकालना चाहते हो, या तो जिसके कारण आप पे इफ़ेक्ट होता है, अपनों पे इफ़ेक्ट होता है, अपने घर पे इफ़ेक्ट होता है, तो वो चीज़ हम नहीं समझ पाते। हमारी एंजाइटी, हमारी पुअर सेल्फ इमेज को हम छुपाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, जबकि वो एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं। तो हम दूसरे किसी के पास कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इतना जल्दी एक्सपेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हम उसी तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे हम खुद फील करते हैं। और कभी कभी इस चीज़ पे अगर कोई बंदा ट्रिगरिंग पॉइंट आउट कर दे तो उस चीज़ का हमारा रिएक्शन बहुत नेगेटिव होता है, और ये रिएक्शन रूटीन लाइफ में ही दिखता है। तो जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत दिक्कत होती है। माँ बाप जो होते हैं उसमें जो बच्चा दिखता है बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और बच्चा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी और के पास जाए जब छोटा होता है तब। हाँ, टीनेज या तो थोड़ा बड़े हो जाए तो उनका खुद का एक ग्रुप होता है, तो वहाँ ग्रुप में वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, बड़े होने के बाद अपने पार्टनर से बात कर लेते हैं, ये मन की बात करते हैं। मगर जब बच्चे होते हैं तो वो चीज़ किसी से कह नहीं पाते या सह नहीं पाते, जिसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिर दिक्कत आती है कि भाई हमारा बच्चा, ब्लेमिंग बिहेवियर चालू होता है माँ बाप से कि हमारा बच्चा मैं जो कहती हूँ या मैं जो कहता हूँ वो नहीं करता, हमारा बच्चा जो कहता हूँ उससे अलग करता है, हमारे बच्चे को हमने ऐसा संस्कार ही नहीं दिए, मगर इसने ऐसा कैसे कर दिया, किसी और को मार दिया, पीट दिया, या तो एक्सीडेंट कर दिया, दारू चला। अरे आप लोगों को समझना है, बच्चा आपके कहने से नहीं सीखता, बच्चे फील करता है, बच्चा देखता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, वो सीखता है। वही बच्चा एक बार बड़े होकर आपकी तरह नहीं तो एडल्ट बन जाएगा, क्योंकि आप जो हो आज वो आपको किसी ने सिर्फ सिखाया नहीं। सोशल लर्निंग तो बहुत कम जगह पे हमें सीखनी होती है, या तो हमें सीखने की ज़रूरत होती है। मान लो कि आप आईएएस में गए या तो आईपीएस में गए, तो कैसे बैठना है, कैसे टाई पहनना है, कैसे आपका बिहेव करना है, तो वहाँ पे आपको सिखाते हैं। रूटीन चीज़ घर में हमें ज़्यादातर कोई सिखाता नहीं, हम सीखते हैं देख के, फील करके कि पापा किस तरह बैठे, मम्मी किस तरह बोल रही है, मम्मी किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, पापा किस तरह सुन रहे हैं, पापा क्या रिएक्ट करते हैं, पापा की बात कोई सुनता है कि नहीं, मम्मी की बात कोई समझता है कि नहीं। तो बच्चे वो फील करते हैं ऑब्जर्व करके, कभी कभी सिर्फ फील ही करते हैं। तो वो आपने भी फील किया होगा, वो शायद एबनॉर्मल हो, वो हेल्दी ना हो, और वही साइकिल आप रिपीट कर रहे हो। कभी कभी मैंने अभी सुना है कि एक बच्चे ने अपने माँ, 11th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने माँ के साथ बोल नहीं रहा था, और उसको लेके आए कि सर हमारा बच्चा हमारे साथ बात नहीं कर रहा 2 दिन से, तो आप उनको काउंसलिंग करो और उनको समझाओ कि ये मेरे साथ ऐसा ना कहे। मैं 2 दिन से मैंने खाया नहीं खाया, मैं बहुत रो रही हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अब बच्चे को जब काउंसलिंग सेशन में पूछा तो हमें पता चला कि बच्चे ने इसलिए बात करनी बंद कर दी कि बच्चे ने जब माँ को कहा कि आप मेरी सिस्टर के साथ, उसके साथ और उसकी कंपैरिजन कर रहे हो, पार्शलिटी भी कर रहे हो। सिस्टर को जब खाना चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए था, उसको दिया, और मुझे जब खाना था तब नहीं दिया। मम्मी ने ये भी नहीं कहा मुझे कि ये क्यों मुझे मना कर रही है, और मुझे खाने के लिए मना कर दिया और मुझे दिया भी नहीं, और मैंने जब मांगा तो मम्मी ने मुझे झगड़ा कर दिया और कहा कि तेरी अभी एग्ज़ाम आ रहे, तू पढ़ाई कर, तुझे ये सब चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो मैंने कहा, तो मम्मी ने ऐसा आंसर दिया, तो फिर मैं उससे क्यों बात करूं? अगर आप एक तरफ सोच रहे हो कि बच्चा ये खाना खा रहा नहीं रहा, मेरे से बात नहीं कर रहा, तो आप सोचो उसको कितना दुख हुआ होगा। दुख इस चीज़ का नहीं कि आपने पिज़्ज़ा के लिए मना कर दिया, दुख इस चीज़ का था कि आपने जो बिहेव किया है, वो जो पर्सनालिटी बायस किया है, फिर आपने उस चीज़ को फील ही नहीं किया। मतलब आप लैक ऑफ एम्पैथी है, आपके पास एम्पैथी है ही नहीं, आपने वो चीज़ फील नहीं की। आप अगर एग्ज़ाम के लिए मना कर दिया होता, वो बीमार इसलिए मना कर दिया होता, पर सही तरह से मना किया होता, अच्छे टोन में, अच्छे कम्युनिकेशन करके उसको पूछा होता, बेटा चलेगा 2 दिन के बाद हम जाए तो, तू अच्छा हो जाए तो, या तेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो
बाद में जाए तो चलेगा। ऐसा अगर हेल्दी कम्युनिकेशन किया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। फिर एक दूसरा नेगेटिव साइकिल, वापस वही बिहेवियर आपने रिपीट किया कि उसने बोलना बंद कर दिया, तो आपने वो क्लेरिफाई करने की जगह पे आप एंजियस हो गए, क्योंकि आपकी इमोशनल नीड वहाँ पे पूरी नहीं हुई। तो आपने एंजियस हो के उसको डांट दिया, फिर आप बेचैन हो गए, डांटने के बाद कुछ नहीं हुआ तो आप बेचैन हो गए, तो आपको लगा कि काउंसलर को दिखाना है। तो आपको लगता है कि काउंसलिंग के लिए बच्चों की ज़रूरत है या पेरेंट्स की ज़रूरत है? जब मैंने उनको ऐसा पूछा तब उनको लगा कि नहीं सर, हमें भी ज़रूरत है, वैसा लगा। ऐसे बहुत कम पेरेंट होते हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं रखते या तो कम रखते हैं, मगर एक इंटेलिजेंस IQ रखते हैं, जिसके जब उनको ये लाइट होती है कि नहीं, हमारा इमोशनली इंटेलिजेंस कम होने के कारण हमारा हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो हमें भी वो सीखना चाहिए। तो ऐसे माँ बाप काउंसलिंग में हेल्दी कम्युनिकेशन सीखने के लिए तैयार होते हैं, इमोशनली अवेयरनेस होने के लिए तैयार होते हैं। बाकी ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों पे ही ब्लेम कर देते हैं, उसी को अपनी नेगेटिव चीज़ें उसी पे प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब उसी पे डाल देते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हम जो कहे वैसा करें, हमें जो सोचे वैसा करें। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में से, मतलब मदर फादर में कोई एक इमोशनल इंटेलिजेंट है तो पॉसिबल है कि अपने बच्चों को सपोर्ट दे पाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ मतलब मदर फादर एक हो गए तो बहुत दिक्कत होती है, और इसमें दिक्कत तब होती है जब मदर फादर एक वो नार्सिसिज्म वाला स्वभाव धराते हैं या तो नार्सिसिज्म ट्रेट रखते हैं, और दूसरा पार्टनर उसको एनेबलर मतलब उसको पोषण दे रहा है और एक दूसरे के साथ दे रहा है, और बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, तब ये होता है। दूसरी बात होती है कि जो दो पार्टनर में से मदर फादर में कोई एक की खुद की सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वे वैसे इंसान अपने पार्टनर को साथ में लेके अपनी इमेज को अच्छा बनाने की जगह पे दूसरे पार्टनर को नीचा दिखाते हैं, उसको डिमोरलाइज करते हैं, उसको अपनी जगह पे ला देते हैं। तो ऐसे पेरेंट के साथ रहने वाले बच्चे को भी ये दिक्कत होती है। तीसरा होता है कि अपने मदर फादर में से कोई एक पेरेंट OCPD मतलब बहुत ऑब्सेशन धराते हैं, वो एंजाइटी सिम्टम डिसऑर्डर जो रखते हैं, जो अपने बचपन में भी अपने माँ बाप से पास ऑन किया हुआ होता है। तो एक लर्निंग पैटर्न होती है, बायोलॉजिकल पैटर्न होती है, जो एक सोशल पैटर्न होती है, जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। वही चीज़ अपने माँ बाप को, अगर माँ बाप में से किसी एक को हो और अपने बच्चे ये चीज़ देखते हैं, तब भी वो बच्चे ऐसे सफ़र होते हैं। चौथी चीज़ होती है कि माँ बाप में से किसी एक की डेथ हो गई है 14 साल से पहले, तो वैसे बच्चों में ट्रॉमा रहता है, तो वो एनवायरमेंटल ट्रॉमा है माँ बाप के लॉस होने के कारण। तो वैसे बच्चों में भी ये दिक्कत होती है, उसमें टेम्पर टेट्रम रहता है, इम्पल्सिवनेस रहती है, उसका इमोशनल आउटबर्स्ट रहता है, इमोशनल सप्रेशन रहता है, रिग्रेशन रहता है। तो ऐसे बच्चे बाहर की दुनिया में इम्पल्सिवनेस हो जाते हैं, या तो डोमिनेंट बन जाते हैं, या तो नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं, या तो एंटी सोशल बन जाते हैं। तो फिर वही इंसान बाद में बाहर आके किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता, वो एम्पैथी डेवलप ही नहीं कर पाता किसी और के लिए, वो खुद के बारे में भी नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ उससे क्या परिणाम आए। वो सिर्फ इम्पल्स में आता है, और इम्पल्स में जो बेचैनी होती है उसको ग्रेटिफाई करने के लिए वो एक्शन में आ जाता है। वो फिर चाहे किसी को मारना हो, किसी को मर्डर कर देना हो, दारू पी के गाली देना हो, डांस करना हो, या तो फिर किसी को रिजेक्ट करना हो, रिलेशन को तोड़ डालना हो, घर छोड़ के चले जाना हो, सुसाइड अटेम्प्ट करना हो, या तो हाथ पे कट मार करना हो, या तो फिर किसी को पनिश करना हो और खुद सैडिस्टिक मज़ा लेना हो। तो वैसे बच्चे या तो वैसे एडल्ट जब बनते हैं तो आइदर वो बाद में, अगर उसको तो वहाँ पे भी रोका नहीं गया, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो सिर्फ लीगल और सोशल इश्यू से, सोशल बाउंड्री से इसमें इतना इम्प्रूव नहीं होता। वो सिर्फ हम उसको रोक सकते हैं, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। इसके लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि एक ऐसे कोई बच्चे होते हैं, तो बच्चों में अगर ऐसी दिक्कत देखी जाए, जैसे कि अहमदाबाद में ये दिक्कत बनी कि अपने बच्चे, एक स्टूडेंट ने अपने क्लासमेट या तो अपने स्कूल के ही बच्चे पे अटैक कर दिया एक छोटी सी बात में, और शायद वो बच्चा की डेथ भी हो गई। तो अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि ऐसे बच्चों के बिहेवियर अगर हो रहा है, जो बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं या मर्डर करें या तो एडिक्ट हो रहे हैं, या तो उनके बिहेवियर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे, तो उनका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाए, और पर्सनालिटी टेस्ट किया जाए वो बच्चों का, और उसमें कोई दिक्कत आए तो उनको काउंसलिंग से हेल्प दी जाए, मेंटर दिया जाए। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स का खास इवैल्यूएशन किया जाए
क्योंकि बच्चों में अगर ये दिक्कत है तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप में से किसी एक में ये दिक्कत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जो कम इंटेंसिटी में होती है, जो सोसाइटी में ध्यान में नहीं आती। हाँ, उनके घर वालों को तो पता ही होती है, हस्बैंड को या तो वाइफ को अपने पार्टनर के बारे में पता ही होता है, मदर फादर को भी पता होता है, मगर वो छुपाते हैं या तो बताते नहीं। भले अपने बच्चों की दिक्कत हो जाए, बच्चे बाहर जाके ऐसा इम्पल्सिव बिहेव कर दे, क्योंकि वो ईजी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो फिर हम बच्चे पे डाल देते हैं कि तो बच्चे ने किया था, हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे। अरे आप इतना भी मित्रों समझो कि बच्चा ये कहाँ से सीखा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो आप समझो। आपने संस्कार अच्छे दिए तो वो तो आप सोशली थिंकिंग कर रहे हो। आपका बिहेवियर कैसा है चार दीवार में, घर में, आपके फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ, जिसमें आपका सोशल कनेक्शन कैसा है, आपका खुद का रिलेशन कैसा है, आपके अपने माँ बाप और अपने फ्रेंड लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, आप सोशली कितना कनेक्टेड मैच्योर हो। आप इतना मानो कि आपका 1 साल में अपने फ्रेंड ही नहीं बने कभी, तो आप कैसे कह सकते हो आप सोशली मैच्योर हो। अगर आपका हर 1 महीने में अपने पार्टनर से झगड़ा होता है जिसका कोई रीज़न आपको नहीं दिख रहा है और आपको सिर्फ ब्लेमिंग में आ रहा है, तो आप सोचो आप कितने मैच्योर हो। तो पॉसिबल है कि आप मैच्योर नहीं हो इमोशनली, या तो आपका पास्ट बहुत बुरा रहा हुआ होता है जिसके कारण ये रिएक्शन रहता है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये बहुत ईजी है कि अपने बच्चों को टारगेट कर देना, बच्चों पे चीज़ें डाल देना, फिर बाद में मीडिया, न्यूज़ या तो स्कूल, किसी पे भी आप ब्लेम कर दो, क्योंकि वो बहुत ईजी है दूसरे पे ब्लेम कर देना। मगर इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपना बच्चे को बचा पाओगे, आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाओगे, आप अपने बच्चे को रोक पाओगे गलत तरीके से जाने पे। तो गलत तरीका हो सकता है, बच्चे गलत नहीं होते। बच्चे क्रिमिनल बनते हैं, बच्चे क्राइम करते हैं, बच्चे इम्पल्सिवनेस में आके करते हैं। तो जब वो लैक ऑफ एम्पैथी जो फील करते हैं वो उसी के कारण करते हैं क्योंकि उनको खुद को लोनलीनेस फील होता है, उनको खुद के लिए ही अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनका कोई सिक्योरिटी फील नहीं होता अपने माँ बाप से, फैमिली एनवायरनमेंट से, उनको हुप या प्रेम नहीं मिलता, उनकी एक इमेज नहीं बनती हेल्दी। क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप के अपने खुद की इमेज, सेल्फ इमेज हेल्दी नहीं होती, तो लोग वो हेल्दी इमेज, सेल्फ इमेज बनाने की जगह पे इसी रास्ता मानते हैं जिसमें एक्टिविटी आ जाती है अनहेल्दी, बिहेवियर पैटर्न अनहेल्दी आ जाता है। मगर इमोशनल मैनेजमेंट पे, इमोशनल अवेयरनेस के लिए कोई काम नहीं करता। फिर ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि बेटा और बाप कभी कभी साथ में एडिक्शन करते हैं, माँ और दीकरी दोनों सुसाइड कट मार्क का बिहेवियर पैटर्न साथ में करते हैं, फ़ोन पे अकेले बात करते हैं, वो तीसरे किसी इंसान के बारे में नहीं सोचते, एक्चुअली वो खुद के बारे में भी नहीं सोचते और उनको पता भी नहीं होता। उनको सिर्फ एंजाइटी और अपनी इमेज की ही होती है, इमेज के बारे में ही पता होता है कि लोग मेरे बारे में पता ना चल जाए उनको, चाहे कुछ भी हो, चाहे साथ में रहने वाले बच्चे का सुसाइड कर ले, वो कभी किसी को मार दे, एडिक्टेड हो जाए, पार्टनर सुसाइड कर ले, उसको हार्ट अटैक, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होते उस चीज़ में। उनकी अपनी एंजाइटी, अपने इमोशन ही इतने सीवियर होते हैं, अपनी सेल्फ इमेज ही इतनी पुअर होती है कि वो बदलने की जगह पे वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। सामने वाले इंसान की छोटी बात का, जो उनकी वीकनेस होती है उनको बहुत बड़ा खराब बना देते हैं और अपनी वीकनेस को वो दबा देते हैं। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंड नहीं होते, वो सिर्फ सुपरफिशियल रिलेशन होते हैं, हेल्दी फ्रेंड्स नहीं होते। तो वैसे लोगों का कोई एक प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन करने वाला बंदा होता है, जो खुद सोचता है वो सामने वाले पे भी डालता है, वही बंदा वो वापस एक्सेप्ट करके उसी तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे रिलेशन में मदर और डॉटर ज़्यादा होते हैं और फादर और सन ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तब वो को डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, या तो उसी का वो शोषण करते हैं अपने खुद का पोषण पाने के लिए, जबकि वो खुद को भी पता नहीं होता। तो ये जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो अनहेल्दी है। और ऐसे अनहेल्दी जो पेरेंट होते हैं तो उनके बच्चे में तो दिक्कत आएगी। तो बच्चों में कहाँ दिक्कत हुई, वो उनकी गलती कहाँ पे हुई। हाँ, हम अगर माने कि 18 साल के बाद अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो तब भी वहाँ पे भी दिक्कत है। हाँ, 30 साल के बाद हम सोचे कि ये इंसान ने क्राइम किया तो हम बोल सकते हैं वो उसका खुद का इंटेंशन हो। मगर 18 साल से पहले बच्चों का इंटेंशन होने के पीछे तो इमोशनल नीड नहीं होती, जिसके कारण रिएक्शन में ये दिक्कत होती है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। और बाकी तो सोशली लोग सोचते हैं, कमेंट करते हैं कि ये गलत कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो वो सोशल मैटर है।
सोशल चीज़ें जो होती है वो लोगों को सेफ रखने के लिए होती है, बनाई गई होती है, और हर सोसाइटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, पर सबके बेसिक रूट उनका ये है कि हर इंसान सेफ रहे, हैप्पी रहे और फील अच्छा करे, बराबर। मगर कोई भी इमोशनल नीड के बारे में नहीं सोचता। इवन सोशल रूल्स में भी इमोशनल नीड जो बनाई थी वो अभी फॉलो नहीं कर पा रहे लोग, या तो समझ नहीं पा रहे। जो सोसाइटी बनी होती है उसके रूट, जो फंडामेंटल जो रूट होते हैं उसको अलग कर दिया है अभी, या तो उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। सोसाइटी सेफ्टी हैप्पीनेस फील करने के लिए होती है, प्रोग्रेस के लिए होती है, तो वो चीज़ तो भूल ही जाते हैं, और शायद लोग भूल गए हैं। दूसरा कि अगर आपके बच्चों को अगर आपको हेल्दी बनाना है तो सबसे पहले आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, माँ बाप को हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बने तो बहुत दिक्कत है। आप कैसे भी लॉ बना दीजिए, कैसा भी गवर्नमेंट कैसे भी पॉलिसी बना दे, लॉ बना दे, उससे ये गेम एडिक्शन के लिए जो ऑनलाइन गेम का जो अभी पॉलिसी बनी है इंडियन गवर्नमेंट में, वो बहुत अच्छी है कि कुछ हद तक बातें बिगड़ेगी नहीं। अगर जो बच्चे अकेले फील कर रहे हैं तो शायद वो हेल्दी ऑप्शन ढूंढेंगे, ये अनहेल्दी वे अपनाने की जगह पे। या तो इजी अवेलेबल जो अनहेल्दी पैटर्न थी, जो गेम एडिक्शन होने के चांसेस जिसमें ज़्यादा थे, तो वो कम होंगे। मगर उससे जो इमोशनल इश्यू जो खड़े हो रहे हैं, इमोशनल एम्प्टीनेस वो तो नहीं बंद होगा। अगर बंदा इसकी जगह पे वापस अल्कोहल चालू कर दिया, इसकी जगह पे गैम्बलिंग चालू कर दिया, इसकी जगह पे सेक्सुअल एक्ट चालू कर दिया, पोर्नोग्राफी चालू कर दी बच्चों ने, तो क्या करोगे? अगर ये नहीं कर पाए तो फिर वो बिहेवियर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया, या तो सुसाइड अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया, तो क्या करोगे? तो मैटर है रूट कोज में। रूट कोज होता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, और रूट कोज में बायोलॉजिकल रीज़न जो होती है पैटर्न, उसको हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। और साइकोलॉजिकल जो पैटर्न है, जो हमने सोसाइटी में से अपने माँ बाप से सीखी है, अगर वो एबनॉर्मल हो तो हमें बदलनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर की जनरेशन के लिए, बेहतर भारत देश के लिए, बेहतर सोसाइटी के लिए। अगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशन को समझो। आप एक मेंटर डेवलप करो, मेंटर के पास जाओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जाओ काउंसलिंग के लिए। मगर आप अपने इमोशन को समझो, अवेयर हो। नहीं तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ तो बिगाड़ ही रहे हो, या तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे अपने लोग के साथ भी, और आप अपने साथ वाले लोगों को भी बिगाड़ोगे। आप अकेले जाओगे तभी भी पैटर्न वही रहेगी। आप रिलेशन कितने भी बदल दोगे, तोड़ दोगे, तभी भी ये दिक्कत रहेगी। मगर आपके साथ वाले बंदे एडल्ट होंगे तो वो अपने आप को संभाल लेंगे, या तो वो भी कभी सुसाइड कर लेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की, वो अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? तो उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रहता है, बिहेवियर डिस्टर्बेंस, बराबर है, या तो एडिक्शन, जो बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का एडिक्शन, अल्कोहल है, दारू, अल्कोहल, तम्बाकू, अफीम, चरस, गांजा, या तो फिर ये सोशल मीडिया का एडिक्शन, जिसमें गेम, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक वही रहता है। और आप चाहते हो कि भाई ये ना करें, मगर वो आप चाहते हो सिर्फ, मगर आप उसको रोकने के लिए क्या करते हो? क्या बिहेवियर पैटर्न चेंज किया आपने क्या इमोशनली हेल्दी पैटर्न अपनाया? अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे तो सबसे पहले स्टार्ट करें कि एक एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट करें, बच्चों को सुनना स्टार्ट करें। भले आपके बारे में गलत सोचे, गलत बताए, गलत कहे, तभी भी आप सुने। दूसरा, हेल्दी कम्युनिकेशन में आप अपनी बात सही तरह से कहना सीखें। ब्लेम करना बंद करिए, क्योंकि दूसरे के कारण ये हुआ, वैसा नहीं। आप जिसके साथ रहे हो वो पैटर्न आपने एक्सेप्ट कर ली, एडप्ट कर ली, क्योंकि आपको नीड थी, फिर आपने भी वही पैटर्न स्टार्ट कर दिया, तो वो गलत है। आप अपनी इच्छा, अपनी वीकनेस दूर नहीं कर पा रहे, छुपाना चाहते हो, आप उसको दूर करना नहीं चाहते, फिर आप दूसरे को ब्लेम करेंगे तो आपके बिहेवियर में दिक्कत होगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर इंसान का एक आइडल मानना, खुद को परफेक्ट मानने की चाह रखना, या तो अपनी गलती को हमेशा छुपाना, दूसरे को पता ना चले। तो चलो आप वो चीज़ अपने डिफेंस में करो, और कम से कम उसको चेंज करने की तो कोशिश करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जिसके आपके बिहेवियर में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी, हेल्दी बनेगी।
तो आपके रिलेशन भी हेल्दी बनेंगे लोगों के साथ। दूसरा कि उस चीज़ की इफेक्ट पॉजिटिवली आपके बच्चों पे होगी। अगर आप वही चीज़ नहीं करोगे तो आपके अनहेल्दी पैटर्न वही बच्चों में आप पास ऑन कर रहे हो, और पास ऑन होने के बाद अगर वो बंदा ऐसा कर किया है, वैसा किया है, बच्चे ने मेरे ऐसे किया है, ऐसा आप ब्लेम करोगे और आप अपने आप को वापस डिफेंड करोगे। इससे शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, मगर आप तो हमेशा हारोगे ही, अपने लोगों को हराओगे ही। क्या फ़ायदा उससे? ऐसे लोग किसी एक लोगों को पकड़ते हैं, मजबूत लोगों को पकड़ते हैं, उनके साथ रह में उनकी खुद की ज़रूरियात पूरी करते हैं, मगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। साथ में रह के सीखते नहीं हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं कि बंद रूम में बातें करते हैं, बंद रूम में किसी को चढ़ाते हैं, बंद रूम में सजेशन देते हैं, और जो इमेच्योर लोग होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, वो लोग वो चीज़ मान लेते हैं। और बच्चे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं बचपन में, तो वो माँ की कही गई बात या तो बाप फादर की गई बात को मान लेते हैं। कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं समझ पाते, फिर वही गलत पैटर्न अगर हमने कह दी हो तो वही वो चीज़ फॉलो करते हैं। जब वो बड़े होते बाहर की दुनिया में जाते तब उनको दिखता है कि हमारे मदर फादर में भी ये दिक्कत है, ये पैटर्न गलत थी। तो फिर माँ बाप उनको ब्लेमिंग करते हैं, उनको सोशली आइसोलेट कर देते हैं, इमोशनली नेगलेक्ट कर देते हैं, एब्यूज़ करते हैं, तो वो गलत है। तो ऐसे बच्चे अगर हेल्दी माहौल उनको मिल गया, हेल्दी फ्रेंड सर्कल मिल गया, हेल्दी मेंटर या टीचर मिल गए, तो फिर वो बच्चे सेटल हो जाते हैं, हेल्दी पार्टनर मिल गया। मगर वो चीज़ नहीं मिली तो फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं, या तो सुसाइड अटेम्प्ट या तो मर्डर कर देते हैं, ऐसे इम्पल्सिव हो जाते हैं। और ऐसे माँ बाप वापस क्या होता है कि कभी कभी ऐसे बच्चे उनके माँ बाप का कांटेक्ट करते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो वही माँ बाप वापस गलत तरीका सिखाते हैं और हेल्प करते हैं कि तू ऐसा कर, फिर बाद में ये हम तेरे साथ हैं। क्योंकि उस टाइम में बच्चे को बाहर की दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं मिला, या तो वो बच्चा इतना हेल्दी नहीं बना कि अपना खुद सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर पाए, अपनी सेल्फ इमेज इतनी हेल्दी नहीं, जिससे उनको घूम फिर के भी अपने माँ बाप में जो अनहेल्दी पैटर्न रखते हैं या तो हेल्दी रखते हैं, उनमें से किसी एक के डिपेंडेंट होना पड़ता है आफ्टर टीनेज या तो एडल्टहुड में भी। और वैसे माँ बाप ऑप्शन में ऐसे बच्चों को भी रखते हैं अनकॉन्शियसली, इंटेंशनली नहीं, क्योंकि वो उनको खुद को भी ऐसी ज़रूरियात होती है कि कोई उनको इमोशनल नीड पूरी करे, गलत तरीके से, गलत सोच में और गलत एक्शन में भी। मगर इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। समाज में ज़्यादातर तकलीफ़ें जो हो रही है साइकोलॉजिकल, क्रिमिनल अभी, और एडिक्शन की सबसे ज़्यादा, तो मुझे एज ए साइकेट्रिस्ट इतने 10 सालों की प्रैक्टिस में मुझे पता चला है, मैंने समाज में, कुटुंब में, सोसाइटी में और हॉस्पिटल में जो देखा, तो उसमें सबसे ज़्यादातर दिक्कत माँ बाप की जो पर्सनालिटी ट्रेट है, पर्सनालिटी पेरेंटिंग इश्यू है अपने ट्रेट के कारण, या तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या तो न्यूरोटिक इलनेस, मतलब माइंड की इलनेस जो है, जिसमें एंजाइटी, ओसीपीडी, डोमिनेंट इनसिक्योरिटी, फिर इम्पल्सिवनेस, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मदर फादर की होती है अपने सोसाइटी में, उनके मदर फादर के थ्रू ट्रांसफ़र हुई होती है, उसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है। वही चीज़ वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और वो चीज़ उसके उनकी जो इंटेंसिटी कम होने के कारण, या तो एकेडमिक में साउंड होने के कारण उनको जॉब मिल जाती है, या तो अच्छी पोस्ट पे आ जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ये चीज़ दिखाई नहीं देती, समाज में ये चीज़ दिखाई नहीं देती। और अपने परिवार वाले, खास करके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, अपने बच्चे बहुत सफ़र होते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे एज ए, जब मैं मेडिको लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एज ए न्यूरो साइकाट्रिस्ट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ मेंटर एडवोकेट, मेरे कुछ मेंटर साइकाट्रिस्ट जो सर है, और हमारी जो लीगल टीम है जो जुड़ी हुई होती है, और साइकोलॉजिकल जो टीम है साइकाट्रिस्ट की जो और हमारे सर की है, उनके साथ रह के हम एक PIL फाइल कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसा पॉलिसी मेकिंग करने चाह रहे हैं जिससे समाज में ये चीज़ें पहले से अवेयरनेस हो, लोगों को हेल्प मिल पाए, कि या तो एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ ऐड हो, और साथ में उसका इवोल्यूशन या तो स्क्रीनिंग इनिशियल टाइम पे ही हो। अगर कोई बच्चा 16 साल से पहले उसमें दिक्कत दिख रही है, उसके बिहेवियर में, उसके पढ़ाई में,
उसके रिलेशनशिप में इश्यू में जो टीचर लोगों को आइडेंटिफाई हो रही, दूसरे फ्रेंड लोगों को आइडेंटिफाई हो रही, मगर मदर फादर को आइडेंटिफाई हो रही, तो सबसे पहले वो बच्चे का एवोल्यूशन किया जाए, उसको इमोशनल एवोल्यूशन किया जाए, उसको एक मेंटर दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए जो मदर फादर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको खुद को भी वही दिक्कत है, या तो वो इतने इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। भले आईक्यू अच्छा हो, अच्छी सी पोस्ट हो, आईएएस हो, आईपीएस, डॉक्टर, टीचर हो, फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, मगर उसका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा नहीं है। आईक्यू है, पावर है, पैसा है, फिर भी तो वो बच्चों का इवैल्यूएशन करने के बाद स्पेसिफिक एज में उसके पेरेंट्स का भी इवैल्यूएशन किया जाए, फिर उन सब का फैमिली काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग और बच्चे का काउंसलिंग किया जाए, जिससे आफ्टर 18 एज वो कोई बड़ा क्राइम ना करते। और दूसरा कि शादी के टाइम में भी उसको वो चीज़ अपने जो अपना खुद का जो पर्सनालिटी बनी है, नेचर, उसके बारे में उसको अवेयर किया जाए, जिससे वो कैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले या तो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के साथ शादी करे, जिससे वो उनका बेहतर रहेगा रिलेशनशिप, उसके बारे में भी बताया जाए। जैसे हम शादी से पहले जैसे ये कुंडली निकालते हैं कि भाई ये 32 लक्षण मिल रहे हैं, उसमें से कितने लक्षण मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी, तो एक्चुअली वो पर्सनालिटी ही चेक करते हैं। हाँ, ज्योतिषी शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में शायद जन्म के स्थान, प्लेस और उसके अकॉर्डिंग जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा है या तो ऐसा स्वभाव होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एरिया में इस टाइम में जन्म होने के कारण एनवायरनमेंट का इफेक्ट, जहाँ पे आप बड़े हुए उसके माँ बाप का एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट, उसका नेचर कैसा है, वो शायद वो जो ज्योतिष शास्त्र में जो अच्छे नॉलेज रखते हैं वो लोगों को पता होता है, तो वो कुंडली बना के देते हैं। फिर शादी में हम सोचते हैं कि भाई आप थैलेसीमिया रिपोर्ट कराओ, सिकल सेल एनीमिया का रिपोर्ट कराओ, डायबिटीज़ का कराओ, अभी तो लीवर का भी रिपोर्ट लोग कराते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर का रिपोर्ट कराओ। तो वैसे जब सब रिपोर्ट कराते हैं तो शादी से पहले भी एक पर्सनालिटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, अपनी खुद की पर्सनालिटी, मतलब अपना स्वभाव कैसा है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेस है, वो जानने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जो पॉलिसी के कारण जो वॉलंटरी हो, जो राइट टू हेल्थ के अकॉर्डिंग सबको मिलनी चाहिए, राइट्स सबका होना चाहिए, तो बहुत चीज़ें प्रिवेंट हो सकती है। और बहुत चीज़ें ऐसी है जो समाज में अभी भी छुपी है, हाइडन है, जिसमें लोगों का घर बर्बाद हो चुके हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों का रिलेशन टूट जाते हैं, और जिसमें लोग सोचते नहीं हैं, मगर ऐसे लोग कभी कभी बढ़ावा देते हैं। कभी कभी माँ बाप में से जो ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर रखते हैं या तो उसकी वीकनेस रखते हैं, वैसे लोग अपने बच्चों का बड़े होने के बाद जब शादी और उसका परिवार टूट जाता है तो वही मदद करते हैं, यार बच्चे आप टेंशन मत लो, उसको छोड़ दे, या तो छोड़ के तू आ जा, या तो तू चली आ, या तो तू छोड़ दे तुझे दूसरी बहू मिल जाएगी, या तो छोड़ दे तुझे दूसरा पार्टनर मिल जाएगा। तो ऐसे लोग खुद ही नार्सिसिस्टिक स्वभाव, एंटी सोशल स्वभाव, या तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी ट्रेट, या तो स्वभाव रखते हैं जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, या तो समाज में वो आइडेंटिफाई नहीं होते, मगर उसमें साथ में रहने वाले लोगों को समझ में तो आता है, फैमिली वालों को नहीं आता। पर वो फैमिली में अगर कोई नई बहू आई, या तो दूसरा जमाई आया, या तो अपने नए कोई पार्टनर आए, या तो फैमिली में दूसरे लोग साथ में रहते 2 साल 3 साल, तो उनको वो चीज़ दिखाई देती है और समझ में आती है। और सबसे ज़्यादा सफ़र तो वही करते हैं जिसके शादी होने के बाद बच्चे होते, तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, और बाद में उसके पार्टनर सफ़र करता है, बाद में फैमिली वाले, फिर बाद में सोसाइटी। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ साइकिल कट करने की जगह पे ऐसे पेरेंट्स वही चीज़ अपने माँ बाप में से सीखते हैं और वही पेरेंट्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब पेरेंट्स अगर अवेयर हो गए, हेल्दी बन गए, तो फिर वैसे पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं। और मान लो कि बच्चे वैसे ही हुए तो वो अपनी एक टीम बना देते हैं जो अपनी सेम सोच, स्वयं बिहेवियर पैटर्न को रखते हैं, फिर किसी तीसरे के साथ वो ऐसे करते हैं और नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो पास करते हैं, या तो अपने आजू बाजू एनवायरनमेंट में वो पास करते हैं। इसलिए ज़्यादातर अगर आप समाज में देखो, अपना बच्चा अगर बार बार गुस्सा हो जाता है, चीज़ें फेंक देता है, या तो उसको ओसीडी है, या तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, कहीं पे जाने में डर लगता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, कॉन्फिडेंस लो है, फिर वो अल्कोहल एडिक्शन का हो जाता है, आपसे कम बात करता है, आपसे दूर रहना चाहता है, या तो आपको छोड़ता ही नहीं, वो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता है, तो उसका काउंसलिंग की तो ज़रूरत है। मगर सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि आपको सही में तो काउंसलिंग की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ बच्चों में प्रेजेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है,
तो वो आप ही में से आई हो, वो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। स्कूल तो सेकेंडरी चीज़ है, हम स्कूल में से वो सीखते हैं जो माँ बाप हमें नहीं सिखा पाते। जैसे कि अगर मैं फार्मर हूँ तो मैं अपने बच्चों को फार्मिंग सिखा पाऊँगा, मैं मैथ्स नहीं सिखा पाऊँगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो अपने बच्चों को मैं फार्मिंग नहीं सिखा पाऊँगा। अपने बच्चों को मैं पॉसिबल है कि मैं मैकेनिकल चीज़ें नहीं सिखा पाऊँगा। जो चीज़ मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ वो बाहर की दुनिया में स्कूल सिखाते हैं, स्कूल के टीचर सिखाते हैं। और बच्चा अगर घर से ही सीख रहा है गलत जगह होके और वो बाहर गलत कर रहा है तो उसके लिए तो कौन जवाबदार होगा? गवर्नमेंट थोड़ी जवाबदार है इस चीज़ के लिए, स्कूल थोड़ी जवाबदार है। वो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जवाबदारी उन्हीं की आती है। वो आपके मानने से, मेरे मानने से या मेरे ना मानने से, आपके ना मानने से कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें। आपका बच्चा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपके इमोशन भी उसी से जुड़े हैं। मगर वही बच्चा एक उज्जवल देश का भविष्य हो सकता है या तो एक क्रिमिनल भी बन सकता है। तो वो कैसे बनना है वो आपकी सोच पे आधारित नहीं है कि मुझे ऐसा बनाना है, मुझे इसी तरह बनाना है, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, मुझे उसको इंजीनियर बनाना है, मुझे आईएएस बनाना है। वो आपकी सोच पे नहीं है, वो आपकी बिहेवियर और आपके इमोशन पे है। अगर आपका इमोशन मैच्योर नहीं है, अगर आपका बिहेवियर उस चीज़ के कारण आपका रिएक्शन मैच्योर नहीं है, एबनॉर्मल की जगह पे अनहेल्दी है, तो बच्चा वही सीखेगा, वही परसीव करेगा और वही चीज़ पास ऑन करेगा समाज में, सोसाइटी में। अगर आप बच्चे को खुशी दे रहे हो, हैप्पीनेस दे रहे हो, एक गुड सेल्फ वर्थ दे रहे हो, सेल्फ आइडेंटिटी दे रहे हो, तो बच्चा बाहर जाके अपने फ्रेंड में भी वही पास करेगा, अपने लोगों के साथ वही पास करेगा, अपने पार्टनर में बड़ा होकर वही पास करेगा। मगर आपने अपने बच्चों को एंगर दिया है, फ्रस्ट्रेशन दिया है, हेट दिया है, नफरत दिया है, लैक ऑफ सिक्योरिटी दी है, मतलब इनसिक्योरिटी दी है, जेलेसी दी है, आपकी एंजाइटी दी है, आपका फ्रस्ट्रेशन दिया है, आपका डिप्रेशन दिया है, आपके ओसीडी सिम्टम दिए हैं, ऑब्सेशन दिया है, आपकी लैक ऑफ एम्पैथी दी है, आपका इमोशनली जो इंटेलिजेंट नहीं है तो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है, तो बच्चा वही एक्सेप्ट करेगा, वही पास ऑन करेगा। तो आज जो अहमदाबाद में जो घटना बनी वो तो एक ही घटना है, उसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं बनती है यहाँ पे। अगर आप देखा जाए पेरिफेरल एरिया में तो वैसे बहुत घटना है। जैसे कि यहाँ पे दाहोद ज़िले में थोड़े साल पहले एक घटना ऐसी बनी थी कि अपने एक छोटे 10 साल के बच्चे पे अपने एक रिलेटिव ने फिज़िकल एब्यूज़ किया था, रेप किया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बच्चे के लिए एक डॉक्टर ने कंप्लेन भी की, एफआईआर भी की, वो लड़ा, मगर लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स ने 5 लाख लेके वो केस बंद करवा दिया कि अभी जो हुआ वो होने दो, हो गया, अभी छोड़ो, भूल जाओ इसको। अब हमें सोचने जैसी बात है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया वहाँ पे, हम बच्चे के इमोशन को क्या सीखे। अब ऐसे बच्चे फ्यूचर में जाके इनसिक्योरिटी, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने माँ बाप पे कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा हमेशा लाइफ में इनसिक्योर रहेगा। ऐसे माँ बाप को खुद को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है मगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, क्योंकि दोनों एक तरह पैटर्न रखते तो वो दोनों इकट्ठे होकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते, फिर बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। ऐसे एक केस बहुत पहले आया था कि एक बच्चा स्कूल में हॉस्टल में पढ़ने गया था। वहाँ पे उसके जो सीनियर जो वहाँ के थे, रेक्टर बोल सकते हैं या तो जो सीनियर थे, उसने वो मेल लड़के का फिज़िकल एब्यूज़ किया। वही बात उसने जब अपने पेरेंट्स को बताई तो उसने पेरेंट्स ने वो चीज़ समझी नहीं, एक्सेप्ट नहीं की, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर वहीं पे वापस स्कूल में रख दिया, हॉस्टल में रख दिया। फिर बाद में पता चला कि वो चीज़ वापस होने के कारण बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, फर्स्ट फ्लोर से जंप कर गया। तब जाके उसको हॉस्पिटल में लेके गए, फिजिशियन हॉस्पिटल में गए, वहाँ से मेरे पास रेफर हुए। तब जाके पता चला कि भाई ये क्या दिक्कत हुई थी, क्या हुआ था। तब उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा वो तो थोड़े साल पहले की बात है, अभी तो ये तो तीसरी बार घर पे आके क्यों किया। तो इसने कहा सर ऐसा मैंने किया था और मैं घर पे था अभी, और बाद में मैंने ये चीज़ वापस मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा तू वहाँ पे पढ़ने गया है और हमारे सीनियर जो होते हैं हम जिसको मानते हैं
हम उनको पहचानते हैं, अगर वो इसने ऐसा किया तो आप भूल जाओ, आप पढ़ने में ध्यान रखो। तो सर मैं अब आप किसको कहूँ, और वो लोग मुझे वापस हॉस्टल में रख रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं जीके क्या करूँगा सर, वहीं पे जाके वापस सफ़र करूँ ऐसे? तब जाके मुझे एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट मुझे बताना पड़ा, उनको पेरेंट्स को बोला कि, और मुझे उनको कहना पड़ा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको पुलिस में एफआईआर भी करवानी पड़ेगी और ये बात बतानी पड़ेगी। अगर आपने सही तरह से स्टेप नहीं लिया और आप ऐसे ही बात फोर्स करोगे तो उसमें आपके लिए भी वो चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगेंस्ट में भी पुलिस केस हो सकता है, क्योंकि आप बच्चों की बात समझ नहीं पा रहे हो और एक ही एक चीज़ दोहरा रहे हो, उसका मेंटली और इमोशनली और फिजिकल एब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, और आप बता रहे हो कि वो नॉर्मल हो या ना हो तो भूल जा, तो बच्चे कैसे अपने माँ बाप पे ट्रस्ट कर पाएंगे? वो कैसे उससे साथ फाइट भी कर पाएंगे छोटी एज में? बड़े होंगे तो वो बोल देंगे कि पापा या मम्मी आपके साथ मुझे अभी इस तरह से नहीं रहना, ये गलत, मैं अपने आप अलग रह लूँगा। बच्चे क्या करेंगे? तो वो फिर एक ही रास्ता निकालते हैं, सुसाइड, लड़ाई झगड़ा, एंगर आउटबर्स्ट, या तो फिर एडिक्शन। फिर वो अपनाते तब हम उनको समझते नहीं कि वो क्यों रास्ता अपनाया, हम फिर उस पर माँ बाप एज ए माँ बाप हम ब्लेम कर देते हैं। तो हम तो अपने आप का डिफेंस ही कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स, हम अपनी गलती तो देख ही नहीं रहे। अगर देख ही नहीं रहे तो समझ कैसे पाएंगे? अगर समझ ही नहीं पा रहे तो सुधार कैसे पाएंगे? तो समाज में ये घटना तो बनती ही रहेगी। फिर साइकाट्रिस्ट, पुलिस, प्रशासन कब तक हेल्प करेगी? जब ऐसी घटना बनती है तब जाके वो उसको पनिशमेंट के लिए आती है, या तो उसको रोकने के लिए हेल्प करती है, या तो वहाँ पे आने के बाद उसका सॉल्यूशन के लिए हेल्प करती है। पर प्रिवेंशन, या तो ऐसी घटना ही ना बने, उसके लिए तो माँ बाप को ही शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रिवेंशन के लिए तो माँ बाप को ही ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पुलिस वाले कोई क्राइम बनेगा तो उसको जो करने वाले उनको पनिशमेंट करेंगे, जूरी स्टडी है, कोर्ट है, तो वो उसको पनिशमेंट देगी, क्योंकि ये चीज़ वापस ना दोहराए। मगर ऐसा तो होता नहीं, एक बार क्राइम करने के बाद, एक बार अपने आप की इमेज गुम हो जाने के बाद, एक बार लैक ऑफ एम्पैथी डेवलप हो जाने के बाद इंसान दूसरे के बारे में तो क्या खुद के बारे में भी नहीं समझता, फील नहीं कर पाता, तो वो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा ना। हाँ, गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, जो अभी कर रहे हैं बहुत अच्छा, कि जैसे कि ये ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल अभी प्रेजेंट किया है, वैसे बहुत चीज़ें अच्छी की है जिससे फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव लाए हैं। मगर साथ में अगर एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल क्वेश्चन, मतलब पेरेंटिंग का रोल क्या है, इमोशन का क्या रोल है, उसकी इम्पेक्ट अपने बच्चों पे अपने पे कैसे होती है, अगर उसका क्यूरिकुलम में बचपन से ही ला दे तो बहुत अच्छा है। दूसरा, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे डेवलप होता है, बराबर। पर्सनालिटी के कारण रिलेशनशिप में कैसे इश्यू बनते हैं जो कहीं पे पकड़ में नहीं आते, फिर सोशल इश्यू और लीगल इश्यू बनते हैं, और कितने घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। फिर ये एलिमनी का चक्कर, डाइवोर्स का चक्कर, बच्चों का अकेले हो जाना, बराबर, फिर अलग अलग पार्टनर के साथ रहना, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन रखना, एडिक्शन होना, और फिर बाद में कभी सुसाइड कर लेना, बराबर। तो ये चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें सडनली नहीं होती, वो हमारे बच्चे के जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है अपने पेरेंट्स से, और सिर्फ पेरेंट्स से भी नहीं जुड़ी होती, वो पेरेंट्स के साथ भी जुड़ी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि अपना बच्चा हेल्दी रहे, आपका बच्चा मैच्योर बने, आपका बच्चा कोई गलत लीगल एक्टिविटी में ना पड़े, एंटी सोशल एक्टिविटी में ना पड़े, तो सबसे पहले आपको एज ए पेरेंट्स ही समझना ज़रूरी है। और वो नहीं समझे, और समझने के लिए अगर ये चीज़ हो रही है, आपके बच्चे कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि वो चीज़ आप में से पास ऑन हुई, तो सबसे पहले आपको ही कंसल्टिंग करवाना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये कोई पागलपन की बीमारी है या मेंटल इलनेस है, इसलिए कि अपने स्वभाव में रही हुई जो वीकनेस है, जिसके कारण जो पास ऑन हो रही है, जो हम अपने बचपन से, हम अपने पेरेंट्स से, या तो हमारी सोसाइटी या तो एनवायरनमेंट से सीखे, तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना। जो हम अनइंटेंशनली पास ऑन कर रहे हैं, जो एक्चुअली नुकसान कर रहे हैं उनको और हमें खुद को भी, जो किसी भी एज में हम चेंज कर सकते हैं अगर हम हेल्प ले तो।
नहीं तो आप अपने लड़की को हेल्प कर पाओगे, मगर आप अपने जो लड़की के बच्चे उनको नुकसान करोगे, आप उसके हस्बैंड को नुकसान करोगे। या तो आप अपने सन को हेल्प कर पाओगे, मगर आप उसकी बहू को नुकसान करोगे। या तो आप अपने सन को नुकसान करोगे, आप उसके पार्टनर को आप अवॉइड करोगे, इमोशनली नेगलेक्ट करोगे, या तो उसको हर्ट करोगे। आप भले फादर इन लॉ हो या तो मदर इन लॉ हो, आप पॉसिबल है कि उनके साथ जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं, आपके जो ग्रैंड सन होते हैं, ग्रैंड डॉटर होती है, उनको भी आप नेगलेक्ट करोगे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों में आपको कहीं पे अपना खुद का जो फैमिली में एनवायरनमेंट बन रहा है या तो है बच्चों का बिहेवियर है जो दिख रहा है, तो बच्चों पे ब्लेम करने की जगह पे उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जगह पे आप अपने आप को पहले काउंसलिंग के लिए जाओ। अपने नज़दीकी अच्छे जो काउंसलर होते हैं, थेरापिस्ट होती है, जैसे न्यूरो साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास आप जाओ। आप अपनी पर्सनालिटी, अपने इशू के बारे में पहले बताओ, फिर आपने अपने बच्चे के बारे में बताओ, फिर बच्चों को लेकर जाओ। अगर वही चीज़ आप नहीं समझ पाओगे तो आपको तो दिक्कत होगी, तो ज़िंदगी भर होगी, वहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये जो चीज़ें होती है वो साइकोलॉजिकली होती है, इमोशनली होती है। अगर हम उसी जगह पे हम उसको चेंज कर दें, इम्प्रूव कर दें, तो फिर ये जो बाहर की दुनिया में जो क्राइम बनता है, एंटी सोशल एक्टिविटी होती है, लीगल एंटी मतलब इलीगल एक्टिविटी होती है, वही रुक जाएगी ना। और जो बच्चा घर पे सेटिस्फाई है, जो खुश है, जो हैप्पी है, तो वो बाहर जाके वही चीज़ स्प्रेड करेगा। जो बच्चा घर पे एंगर है, अकेलापन फील कर रहा है, तो वो बाहर डिपेंडेंट ही होगा। वो चाहे दारू पे हो, व्यसन पे हो, एडिक्शन हो, मोबाइल पे हो, लड़की पे हो या तो लड़के पे हो, वो उसी पे जाएगा। और अगर मान लो कि शादी हो चुकी तो उस पर को डिपेंडेंट हो जाएगा, और को डिपेंडेंट हो गए तो फिर दिक्कत वहीं पे। तो अगर कभी छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो को डिपेंडेंट पार्टनर के साथ, तो वो इनसिक्योर फील करेगा तो खुद सुसाइड कर लेगा, या तो उसको जाने नहीं देगा, या तो उस पर बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस होगा, ब्लेमिंग करेगा, ये दिक्कत होगी। और कभी अकेले खुद कुछ कर नहीं पाएगा, तो ये सब दिक्कत होती है। तो मित्रों, मेरी बात का अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इंसाइट हुई है, आपने खुद कभी फील किया है, या तो आपके बच्चे फील कर रहे हो, या तो रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी वैसे एक्शन हो रही है, तो इसमें गिल्ट मत फील करिए। गिल्ट फील करने से कोई चीज़ें बदलती नहीं है, पश्चाताप करने से कोई चीज़ें बदलती नहीं है। उससे अच्छा है कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट करके उसको प्रायश्चित करने की जगह पे उसको चेंज करें, उसको इम्प्रूव करें, बराबर। जिससे हम ऐसा माने कि गिल्ट होना गलत नहीं है, मगर गिल्ट के बाद हम कोई वो चीज़ चेंज ना करें तो फिर वो गिल्ट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, गिल्ट ना होना भी बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी को आपने नुकसान कर दिया और आपको गिल्ट नहीं हो रहा है, तो भी आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी में जा रहे हो, जो एबनॉर्मलिटी है, अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न नहीं कह सकते, मगर अनहेल्दी इमोशनल बिहेवियर कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में दिक्कत है। आप ह्यूमन बीइंग की जगह पे जो एनिमल बीइंग है उसकी ओर जा रहे हैं, उसके जो क्राइटेरिया है, उसके जो रेंज है उसमें जा रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक रेंज होती है जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट की होती है, जो सोशली एक्सेप्टेड है, इमोशनली एक्सेप्टेड है, मगर कभी कभी हम वहाँ वो चीज़ नहीं समझ पाते। अगर आपको दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ऐसी दिक्कत हमारे में है या हमारे बच्चों में है, तो आप जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि दवाई करवाना, इंजेक्शन देना, पीसीटी देना या तो कुछ करंट देना। पहले के ज़माने में जो समझदार लोग थे, बड़े लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, जो अपने अनुभव तजुर्बे के साथ सीखे होते हैं, तो वो फैमिली में काउंसलिंग किया करते थे, वो हेल्प करते थे। अपने बिहेवियर पैटर्न गलत है वो आइडेंटिफाई करके अपने सही तरह से सिखाते थे, जिससे तकलीफ़ें कम होती थी। और अब भी ज़माना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, बराबर। तो हमें वो चीज़, नई चीज़ सीखनी भी ज़रूरी है, एडप्ट करनी भी ज़रूरी है। और जो गलत चीज़ें हमारे पुराने लोगों ने सिखाई है, अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू समय के अकॉर्डिंग हमने सीखी है, जो आज के ज़माने में सूटेबल नहीं है, तो वो चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए, बेहतर देश सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, सिर्फ अच्छी सिस्टम डेवलप करने से जो टेक्निकल डेवलप नहीं होता। बेहतर देश अच्छी सोच, इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ से बनता है। तो उसके रूट कोज में साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो बायोलॉजिकल डिफरेंट है, कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली होती है जिसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे,
जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। जैसे कि डर लगना, नींद आना, सेक्सुअल ड्राइव होना, वो चीज़ बायोलॉजिकल है। हार्मोन चेंज होना मेल और फीमेल के, तो वो बायोलॉजिकल है, जिसको हम चेंज खुद नहीं कर पाएंगे, हम मॉडिफाई कर पाएंगे तो उसके इम्पैक्ट अलग अलग तरह से होती है, साइड इफ़ेक्ट भी होती है। मगर साइकोलॉजिकली हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर तबक्के पे, हर मोमेंट पे, एवरीडे कर सकते हैं अवेयर होने के बाद। तो आप अपने इमोशन को समझो, जिससे कि आपके बच्चों का बेहतर भविष्य हो पाए, आपका माइंड और आपका फैमिली भी बेहतर हो पाए। अगर आप वो चीज़ नहीं समझे और आपने अपने इमोशन, अपने ट्रॉमा और आपके अपने गलत एक्सपीरियंस जो सिखाए गए माँ बाप से, माँ बाप ने जो चीज़ प्रोजेक्ट की है, जो लागनी और जो थॉट डाले हुए, जो अगर गलत है या तो अनहेल्दी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको बदलो, उसी पे चिपके मत रहो। क्योंकि इंसान को पुरानी यादें, मेमोरी और लर्निंग ही, इमोशनल लर्निंग ही इफ़ेक्ट करती है। और वो गलत है तो गलत तरीके से ही इफ़ेक्ट करेगी, सही है तो सही तरह से इफ़ेक्ट करेगी, हेल्दी है तो। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो से आप कुछ सीखा हो तो आप इसको कमेंट करें और लाइक करें। मैं हूँ डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर, एज ए MD कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट। मैं लुनाड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल और काउंसलिंग सेंटर में, और एज ए मेडिको लीगल कंसल्टेंट भी मैं काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेडिको लीगल कंसल्टेंट में काम करने का एक ही मेरा रीज़न था कि एज ए साइकेट्रिस्ट जब मैंने देखा कि ज़्यादातर जो केस आते हैं कपल के बच्चों को, तो वो लीगली इशू हो जाते हैं, लीगल केस हो जाते हैं, सोशल इशू हो जाते हैं, तो उसके पीछे रूट कोज तो साइकोलॉजिकली है। और साइकोलॉजिकली में भी मेन आता है पर्सनालिटी में, जो साइकोलॉजी में अपनी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अपनी जो पर्सनालिटी बनी होती है वो होता है। तो वो पर्सनालिटी अनहेल्दी है, उसके कारण ज़्यादा होता है। एक पार्टनर हेल्दी है, दूसरा अनहेल्दी है, दोनों अनहेल्दी है तो दिक्कत होती है। अगर दोनों हेल्दी है तो दिक्कत नहीं होती है। तो जब नेचुरली एक्सटर्नल दिक्कत होती है तो उनका सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है। मगर जब एक पार्टनर अनहेल्दी है या तो दोनों अनहेल्दी है तो दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं, वो पार्टनर भी सफ़र होते हैं, और दो फैमिली भी सफ़र होती है, और सोसाइटी भी सफ़र होती है। फिर सोशल और लीगल इशू बनते हैं। तो लीगल इशू होने के बाद लीगल समाधान होता है, उसका सॉल्यूशन नहीं आता। जो घटना बनी है, जो इश्यू बने हैं, तो उसको अटकाना हो, तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन लाते हैं लीगल जो जुडिशरी होती है वो। दूसरा कि पुलिस डिपार्टमेंट है, वो पुलिस डिपार्टमेंट जो क्राइम बना होता है वो क्राइम पकड़ने के लिए जवाबदार है, फिर पकड़ के उसको पनिश करने के लिए जवाबदार है, जिससे वो बंदा वापस ना करे, बराबर है। मगर वहाँ पे चीज़ें अटक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसका रूट कोज तो साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, अपब्रिंगिंग पे है, पेरेंटिंग पे है। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।